दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत सर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेरे पहले की वीडियो में आपने अपना पहला पाठ देखा था जो भारत के इतिहास से संबंधित था। आज हम पढ़ेंगे इसी पुस्तक का दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत, जो भी भारत के इतिहास से संबंधित है। वो हमने पढ़ा था 1206 ईस्वी तक, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, और ये पढ़ेंगे दूसरा पाठ 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। अभी आपके सामने इस पाठ का पहला पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये पूरा पाठ हमारा 5 नंबर का है और इस वीडियो में हम पहला पार्ट इसका देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट। तो शुरू करते हैं। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। पाठ को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया सुल्तान, फिर उलुग खां या बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद तुगलक शासन में पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था या मुग़ल कालीन साम्राज्य, जिसमें शुरुआत करेंगे बाबर से हुमायूं से अकबर से जहांगीर से शाहजहां से औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र, अंतिम जो मुग़ल सम्राट हुए थे उनके बारे में। हालांकि औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र के बीच में दूसरे शासक हुए, परंतु अंतिम मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत से शुरू होता हमारा पाठ। इसके बाद पढ़ेंगे हम सत्ता के साथ प्रतिशोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के कुछ वीर रणबांकुरों के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें राव शेखा, हमीरदेव चौहान, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, और फिर अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मराठों का इतिहास, भारत में जो मराठा हुए हैं उनके इतिहास में पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर तानाजी के बारे में। फिर पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। उसके बाद सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, जिसमें गुरु नानक से बंदा बैरागी तक जितने भी सिख धर्म में गुरु हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंत में महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। तो ये पाठ के मुख्य जो बिंदु हैं जो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे वो आपके सम्मुख थे। शुरू करते हैं। हमारा 1206 से जो पाठ है, 1206 से 1526 तक का जो शासनकाल रहा वो दिल्ली सल्तनत का रहा। और दिल्ली सल्तनत में शुरुआत होती है यामिनी इल्बरी या गुलाम वंश से, जो कि इसकी शुरुआत करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहे, यानी मात्र 4 वर्ष का इनका शासनकाल रहा। इनका दूसरा नाम था लाख बख्श, इसको लाख बख्श या कुतुबुद्दीन ऐबक भी कहते हैं, दोनों नाम थे। उसका राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला। प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला था, तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई और शेष इल्तुतमिश ने पूरी की। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया है, तो उसका उत्तर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में या उनकी स्मृति में। और कुतुब मीनार को बनाने शुरू करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनाई और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो ये भी ध्यान रखें। 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश। 1210 में कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला। यह मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था, इसने वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संगठन किया और ऐबक का दामाद था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका यह दामाद था इल्तुतमिश। 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीता, इसने भिल्ला का दुर्ग भी जीता, ग्वालियर जीता और जालौर को भी जीता। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद भारत में महिला शासिका हुई रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। इन्होंने भी मात्र 4 वर्ष का शासन संभाला।
रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान बनी थी। इसने पर्दा त्याग दिया, महिलाओं में पर्दा था तो इसने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा और कुलाह पहनने लगी। कुबा कहा जाता है कोट को और कुलाह कहा जाता है टोपी को। इसने मलिक जमालुद्दीन याकुत जो अबिसिनिया का निवासी था उसको अमीर अखुर बनाया। अमीर अखुर का मतलब होता है जो अश्वशाला, जहाँ घोड़े थे, अश्वशाला का प्रधान बनाया था अबिसिनिया निवासी मलिक जमालुद्दीन याकुत को। और याकुत को जब उसने अश्वशाला का प्रधान बनाया तो इससे तुर्क अमीर नाराज़ हो गए थे और फिर उसकी हत्या करवा दी गई। ये जो अश्वशाला का प्रधान था याकुत, उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में एक फिल्म भी बनी है रज़िया सुल्तान, जिसमें ये कुछ बताया गया है। बाद में रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह किया, परंतु 1240 ईस्वी में दोनों को मार डाला। किसको? रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया, दोनों को मार डाला। इसके बाद 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद राजा बना, 1246 से 1265 तक, परंतु वास्तविक बल था इसके शासन के पीछे वो गयासुद्दीन बलबन का था। अगले है उलुग खां या बलबन, 1265 से 1286 ईस्वी तक। यह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो इल्तुतमिश के चहलगानी, चहलगानी का मतलब होता है 40, चहलगानी नामक तुर्की दासों का एक प्रसिद्ध दल था, उससे संबंधित था उलुग खां या बलबन। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सैन्य विभाग दीवाने आरिज गठित किया। मंगोलों का आक्रमण होता रहता था तो उससे मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग गठित किया जिसको कहा जाता है दीवाने आरिज। इसने सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की। इसका अर्थ होता है सम्राट के पैरों को छूना। सम्राट के पैरों को छूना या पेबोस या सिजदा करने की परंपरा या प्रथा की शुरुआत करने वाला था उलुग खां या बलबन। इसने शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई। और ये जो लोह और रक्त की नीति है, इस नीति का अर्थ होता है जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता है और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना दिया जाता है। तो ये थी लोह और रक्त की नीति उलुग खां या बलबन की। 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद अमीरों में दलीय संघर्ष शुरू हो गया। और फिर हम सबको पता है, जैसे कोई भी बड़ा साम्राज्य होता है, कोई ताकतवर राजा होता है या जिसकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है अपने साम्राज्य पर उसकी मृत्यु के बाद फिर दूसरे जो अमीर होते हैं, दूसरे जो उन्होंने अपना दलीय संघर्ष शुरू हो गया। बलबन का राजत्व सिद्धांत था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका ये मानना था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और वो जो चाहे वो कर सकता है, ये उसका सिद्धांत था। उसके बाद जो राजा बना था उलुग खां के बाद, उसका नाम था क्यूमर्स। और क्यूमर्स को मार करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी स्वयं सुल्तान बन गया। ये आपके सामने स्क्रीन पर गुलाम वंश का साम्राज्य दिख रहा है। गुलाम वंश कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। चलिए शुरू करते हैं अगला वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। ये लगभग 30 वर्ष तक खिलजी वंश। पहला इसमें 70 वर्ष का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक ही जिसका शासन काल रहा। फिर इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 1296 में धोखे से इसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सिक्के चलाए उसके ऊपर द्वितीय सिकंदर लिखवाया। पहला सिकंदर तो हम सभी जानते हैं, जिसको पोरस ने रोका था, भारत में आया था वो, तो इसने अपना जो नाम था वो द्वितीय सिकंदर लिखवाया सिक्कों पर। उसने 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ को और फिर बाद में गुजरात को लूटा। गुजरात में उसे हिंदू से धर्मांतरित एक व्यक्ति का सहयोग मिला जिसका नाम है मलिक काफूर। अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो बहुत बड़े उस समय साहित्य के सृजन वाले थे, तो उन्होंने, अमीर खुसरो ने लिखा है कि काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा था, यानी दक्षिणी भारत तक, रामेश्वरम तक पहुंचा था। अलाउद्दीन ने विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश किए। उस समय यदा कदा विद्रोह होते रहते थे क्योंकि साम्राज्य उसका बड़ा था, तो उसने 4 आदेश दिए थे। पहला था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना,
खालसा भूमि को कृषि योग्य बना करके राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध यानी शराबबंदी और गुप्तचर प्रणाली का गठन और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप को रोकना, ये उसने आदेश जारी किए विद्रोह को ख़त्म करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। अलाउद्दीन ने खलीफा के अनुसार यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ली। बड़ी लंबी उपाधि है, यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। अलाउद्दीन ने ये उपाधि ली। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतुह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है और जनता का चरवाहा कहा है, पर किस में कहा है? उसका नाम है खजाइनुल फुतुह। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला या कुश के सिरी बनवाया, जिसके 7 दरवाजे थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना और उसने सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। ये जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर आदेश निकाले थे, उन सब को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने समाप्त कर दिया और स्वयं को उल वासिक बिल्लाह की उपाधि दी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम खिलजी वंश का शासक था। तो मात्र 1290 से 1320 ईस्वी में, यानी 30 वर्ष के दौरान खिलजी वंश पूरा होता है। खिलजी वंश का जो साम्राज्य था वो हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके पहले का साम्राज्य थोड़ा कम था, अब थोड़ा और आगे बढ़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तुगलक शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक। ये शासनकाल लगभग 96 साल तक रहा। तुगलक शासनकाल की शुरुआत खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। खुसरो शाह की हत्या कर दी और गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली से वापस आते समय स्वागत समारोह में लकड़ी का भवन गिरने से 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई तुगलक गाजी गयासुद्दीन की, 5 वर्ष शासन करने के बाद। इसके बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक शासन का कार्य उसने संभाला, जिसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, ये सब उपाधियाँ दी गई। अब ये जो उपाधियाँ दी गई उससे अब साबित होता है कि वो किस प्रकार का शासक रहा होगा। बर्नी ने इसकी 5 योजनाओं के बारे में बताया, और ये जो बर्नी हुए हैं ये भी बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने बताया है इसकी 5 योजनाओं के बारे में, जिसमें दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, खुरासान पर आक्रमण करना और कराचिल की ओर से अभियान, ये उसकी 5 योजनाएं रही। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद भी रखी। पहले राजधानी को देवगिरी ले गया, फिर देवगिरी से दौलताबाद भी रखी। 1330 ईस्वी में तांबे और कांसे से मिश्रित सिक्के चलवाए इसने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत में आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बनाया। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया और 1342 ईस्वी में चीन में राजदूत बनाकर भेजा इसी इब्न बतूता को, जो मोरक्को का था। उसका चचेरा भाई 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। उसके बाद उसका चचेरा भाई था वो फिरोज शाह तुगलक, उसने शासन संभाला। फिरोज शाह तुगलक ने भवन निर्माण कला को महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये कुछ नगर बसाए इसने फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा और मेरठ में जो थे अशोक स्तंभ, उनको दिल्ली में ले आया। फिरोज ने हांसी और सिरसा क्षेत्रों में नहरें खुदवाई सिंचाई के लिए। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर वापस शुरू कर दिया। पहले जो था जजिया कर वो ब्राह्मणों पर नहीं था, उसने शुरू कर दिया। शिया समर्थकों को मृत्युदंड दिया। शरीयत में इसने केवल 4 कर रखे, खराज, जकात, खम्स और जजिया। ये जो शरीयत है उसके अनुसार उसने
4 करों को लेना तय किया, खराज, जकात, खम्स और जजिया। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक शासनकाल 1320 से जो 1414 तक चला, उसका अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट भी की। ये इसी बीच में हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक शासनकाल के अंतर्गत ही, जिसने भारत पर आक्रमण किया और काफ़ी लूटपाट की। अगला वंश शुरू होता है सैयद वंश, जो 1414 से शुरू होकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहा। तैमूर ने दिल्ली को जीता और खिज्र खां को प्रतिनिधि बनाया, और उसी खिज्र खां ने फिर भारत में सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 तक खिज्र खां ने शासन किया। इसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलाए और ना ही कोई उपाधि धारण की। केवल एकमात्र एक ऐसा शासक जिसने कोई उपाधि धारण नहीं की और कोई सिक्के भी नहीं चलाए। 1421 से 1434 तक मुबारक शाह ने शासन किया, जिसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। 1421 से 1434 तक अगला जो सैयद वंश का राजा हुआ वो मुबारक शाह था, जिसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। अंतिम सैयद शासक आलम शाह था, जिसने स्वेच्छा से दिल्ली को त्याग दिया, और 1451 में फिर दिल्ली में लोधी वंश की शुरुआत होती है। 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन भारत में रहा। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का शासन संभाला। शुरुआती जो लोधी वंश का शासक था वो बहलोल लोधी था। 1451 ईस्वी से दिल्ली पर तुर्कों के बाद यह पहला अफगान का राजा था। पहला अफगान का राजा दिल्ली पर तुर्कों के बाद वो था बहलोल लोधी। 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी ने शासन किया। इसका दूसरा पुत्र निज़ाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। भूमि की नाप के आधार पर भूमि का कर तय किया। सिकंदर शाह की जो उपाधि लेकर के राजा बना था, सुल्तान बना था निज़ाम शाह, उसने भूमि की नाप के आधार पर कर लेना शुरू किया। इसने एक गज चलाया जो 30 इंच का होता है, और उसी को सिकंदरी गज कहा गया। तो सिकंदरी गज क्या होता है, जो कि निज़ाम शाह ने शुरू किया था, जिसको सिकंदर शाह की उपाधि भी उसने ली थी, और उसने एक गज शुरू किया था क्योंकि भूमि की को नाप करके उसने कर शुरू किया था। अन्य शासकों पर नज़र रखने के लिए 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। तो आगरा नगर बसाने वाला था वही अभी हमने पढ़ा सिकंदर शाह की, जिसने उपाधि ली थी निज़ाम शाह। यह गुलरू खां उपनाम से कविताएं भी लिखता था। गुलरू खां उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, तो ये थे निज़ाम शाह। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई निज़ाम शाह की, तो इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ये हम आगे पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लोदी हार गया, और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें लोदी हार गया था और बाबर की जीत हुई, और वहाँ से मुगल वंश की स्थापना होती है। सल्तनतकालीन प्रशासन, इसमें प्रशासन किस तरह का था ये देखते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान उलेमा की राय मानता था, और उसके पश्चात वह सर्वे सर्वा था। पहला वो उलेमा की राय मानता था, और उसके बाद तो उसकी जो इच्छा होती थी वो करता था, यानी सर्वे सर्वा था। अमीर जो उसके नीचे काम करते थे, जिसको दरबारी कह सकते हैं नॉर्मली अपने समझने के लिए, इसके दो वर्ग थे। अमीरों के दो वर्ग थे, एक तो थे तुर्क और दूसरे थे गैर तुर्क, यानी जो दूसरे धर्म से दूसरी जातियों से हों वो। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह थी।
केंद्रीय शासन की जो संस्था थी मजलिस खलवत, वो मंत्री परिषद की तरह थी, दरबार की तरह थी। वज़ीर, आरिज ममालिक, दीवान इंशा, दीवान रिसालत, ये 4 स्तंभ थे उसके केंद्रीय शासन के। कौन कौन थे एक बार फिर से देख लेते हैं। वज़ीर, आरिज ममालिक, दीवान इंशा और दीवान रिसालत, ये 4 स्तंभ थे। वज़ीर का कार्यालय दीवान विजारत कहलाता था, जिसे वित्त विभाग भी कह सकते हैं। वज़ीर का जो ऑफिस होता था उसको दीवान विजारत कहते थे और उसको वित्त विभाग भी कह सकते हैं। मोहम्मद तुगलक ने कृषि भूमि योग्य बनाने हेतु दीवान अमीर कोही की स्थापना की। उपजाऊ भूमि को बढ़ाने के लिए या और ज़्यादा उपजाऊपन रहे ज़मीन में, ऐसा करने के लिए उसने एक स्थापना की जिसको कहा जाता है दीवान अमीर कोही। दीवान इंशा शाही पत्र व्यवहार करता था। दीवान इंशा का काम था जो दरबार से पत्र व्यवहार हो वो काम संभालने का। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख था। धर्म विभाग का जो प्रमुख विभाग था उसको कहा जाता था सद्र उस सुदूर। सल्तनत काल में युद्ध के समय जो लूट का सामान मिलता था उसको खम्स कहा जाता था। खम्स किसे कहते थे? तो सल्तनत काल में जो युद्ध के समय लूट का सामान मिलता था उसको खम्स कहा जाता था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। जो प्रांत के अधिकारी होते थे या जिनके अंतर्गत प्रांत होता था उसको वली या नाजिम कहा जाता था। जिले के राजस्व अधिकारी को शिक कहते थे। शिक किसे कहते थे? तो जिले के राजस्व अधिकारी को शिक कहते थे। यह था सल्तनत कालीन प्रशासन। शुरू करते हैं हम मुग़ल कालीन भारत 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। सबसे पहले 1526 में जो लोदी को हरा करके राजा बना था, शासक जिसने भारत पर संभाला था, बाबर, 1526 से 1530 ईस्वी, मात्र 4 वर्ष इसने शासन किया, पर मुग़ल साम्राज्य की इसने नींव रखी थी। बाबर का पिता तुर्क था और उसकी माँ चंगेज़ खान की वंशज थी, इसलिए वह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। उसकी माँ चंगेज़ खान के वंश से संबंधित थी और बाबर का जो पिता था वो तुर्क से संबंधित था, इसलिए वह तुर्क मुसलमान भी था और तैमूर का वंशज भी था। पहले वह फरगना में गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। यह पहला तैमूर वंशीय शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। तैमूर वंशीय शासक पहला था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। अब 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर ने यह युद्ध तुलगमा पद्धति से लड़ा और जिहाद का नारा दिया और विजयी रहा, और उसमें राणा सांगा की हार हुई थी। जिहाद का नारा दिया था, तुलगमा पद्धति से उसने युद्ध लड़ा और गाजी की उपाधि के साथ, मतलब उसको गाजी की उपाधि मिली इस युद्ध में। 1528 में मेदिनी राय को हराया उसने और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। 1526 में शासन संभाला, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में मेदिनी राय को हराया, 29 में घाघरा का युद्ध अफगानों को हराया और 26 दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, जिसे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में दफनाया गया। ये याद रखने लायक बात है कि बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया गया और उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो आजकल राजधानी काबुल है वहाँ दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी जिसका नाम बाबरनामा या तुज़ुक बाबरी है। बाबर ने जो अपनी दिनचर्या की किताब थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी और उसका नाम है बाबरनामा या तुज़ुक बाबरी। या बाबरनामा या तुज़ुक बाबरी के लेखक कौन है? तो उसका उत्तर भी है बाबर। इस पुस्तक का बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में अनुवाद किया। देखिए, ये किताब लिखी गई थी तुर्की भाषा में, लिखने वाला था बाबर और बाद में इसका अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने और वो फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया इसका। बाबर के बाद राजा बनता है हुमायूं 1523 से 1556 ईस्वी तक। बाबर का पुत्र और कामरान का भाई नासिरुद्दीन हुमायूं अब दिल्ली का शासक बना। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। हुमायूं ने एक नया शहर स्थापित किया जिसको दीन पनाह कहा। 1539 में
हुमायूं और अफगान शासक शेर खान के मध्य चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और उसमें हुमायूं की हार हो गई। दोस्तों ये याद रखने लायक बात है कि 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का लगातार शासन नहीं रहा। उसके बीच में एक दूसरा साम्राज्य भी आया था, उसको हम पढ़ेंगे इसी में। पर यहाँ पर ये याद ज़रूर रखना कि 1539 में शेर खान जो अफगान शासक था उसके और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था चौसा नामक स्थान पर, उसमें हुमायूं हार गया था। अब शेर खान शेर शाह बन गया और उसका वास्तविक नाम फरीद खान था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध फिर से शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं अब भी हारा और भाग गया। 1540 में हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया और उसने यहाँ पर फिर उसकी हार हुई और भाग गया। अब दिल्ली का शासक शेर शाह बना। हालांकि ये 1539 में ही हुमायूं को उसने हरा दिया था, पर अब दूसरी बार उसने जब हुमायूं को हरा दिया तो अब फिर से दिल्ली का शासक वही शेर शाह बना। 1555 में बैरम खां के नेतृत्व में हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया। ये बैरम खां वही जो आगे चल कर के अकबर का संरक्षक बनता है। 1555 में आक्रमण किया उसने फिर से। 23 जुलाई 1555 को दूसरी बार दिल्ली की गद्दी हुमायूं को मिली, परंतु 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित, ये दीन पनाह जो उसी ने नगर बसाया था, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दीन पनाह जो उसने नगर बसाया था, और उस दीन पनाह में एक पुस्तकालय थी। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से, फिसल करके गिरने से वो मर गया हुमायूं। हुमायूं अफीम का नशा करता था। ज्योतिष में उसकी आस्था थी, इसलिए हर वार को अलग अलग कपड़े पहनता था। हर वार जैसा वार होता था वैसे उसके हिसाब से उसके कपड़े होते थे, क्योंकि उसकी ज्योतिषी में आस्था थी। अभी हमने पढ़ा था कि हुमायूं की युद्ध हुआ था चौसा नामक जगह पर और हुमायूं हार गया। तो ये जो सुर साम्राज्य है वो 1540 से 1557 ईस्वी तक का जो साम्राज्य है वो सुर साम्राज्य कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक मिला भारत को मुग़लों से और मुग़लों को भारत से। चलिए, सुर साम्राज्य। हसन खां के पुत्र फरीद शेर खान ने अब दिल्ली साम्राज्य संभाला। शासन संभालने के बाद उसने साम्राज्य का विस्तार किया, मालवा जीता, परंतु 1544 ईस्वी में बहुत मुश्किल से राजस्थान के जो थे एक मालदेव, उनको हरा सका। और इनके बारे में बहुत एक अच्छी बात है, आगे पढ़ेंगे अपन। मालवा को जीता और 1544 में बड़ी मुश्किल से मालदेव को हरा सका। मालदेव से युद्ध के बारे में उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। वहाँ हारते हारते और मरते मरते बचा था वो। तो उसने ये कहा कि एक छोटे साम्राज्य को लेने के लिए वो पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। ऐसी स्थिति आ गई थी मालदेव से युद्ध में। 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई। ये जो शेर शाह जिसने वहाँ पर आक्रमण किया था उसकी 1545 में मृत्यु हो गई। उसके बाद 1553 तक इस्लाम शाह ने शासन किया, परंतु अगले शासक सभी अयोग्य निकले और बाद में मुग़लों ने पुनः शासन शुरू कर दिया। तो 1553 तक तो इस्लाम शाह ने शासन किया, परंतु इसके बाद धीरे धीरे वो दूसरे जो सुर साम्राज्य के शासक थे वो अयोग्य निकलते गए और फिर मुग़लों ने पुनः शासन शुरू किया। शेर शाह के सुधार और निर्माण बहुत प्रसिद्ध हैं। उसका भूमि माप, बटाई, ये सभी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक थी, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको आज भी ये नाम से जाना जाता है, जीटी रोड। सबसे लंबी सड़क शेर शाह की सोनार, बंगाल के सोनार से पेशावर तक। मुद्रा ढलाई में भी उसने सुधार किया। तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन का दाम रुपया जारी किया। ये जो रुपया जारी किया वो शेर शाह ने तांबे का और ये जो चांदी का, ये जो ग्रेन वजन में दे रखा है, ये सिक्का जारी किया। सासाराम बिहार में झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण कराया। ये जो शेर शाह था उसने अपना मकबरा बिहार के सासाराम में, एक झील है, उस झील के बीच में उसने अपना निर्माण कराया मकबरे का। हुमायूं के बाद अपना हुमायूं का जो पुत्र है अकबर, उसने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान के एक किले में हुआ 1542 ईस्वी में। 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बना करके उसके संरक्षक बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया।
5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई हमने पहले पढ़ी है, अब ये दूसरी लड़ाई अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के बीच में हुई और उसमें अफगानों की हार हुई। याद रखना, दूसरी लड़ाई हेमू और बैरम खां मुगल प्रतिनिधि जो था उसके बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति था जिसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की। राजा विक्रमजीत की उपाधि किसने धारण की थी? तो उसका उत्तर है हेमू, जो बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति था। अकबर ने 1562 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना का किला जीत लिया। 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। महाराणा प्रताप और मान सिंह आसिफ खां के संयुक्त नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। महाराणा प्रताप और मान सिंह, आसिफ खां, ये दोनों, मान सिंह और आसिफ खां दोनों के नेतृत्व में मुगल सेना आई थी और उसका ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ 1576 में, परंतु मुगलों को सफलता इसमें नहीं मिली। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। सन 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की और 1601 में असीरगढ़ को जीता। 1584 में गुजरात के विद्रोह के समय अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। अब्दुल रहीम खान खाना, हम ये नाम जानते हैं, पर उसको खान खाना की उपाधि मिली थी 1584 में गुजरात के विद्रोह के समय। यूसुफ जाइयों के हमले में राजा बीरबल की मृत्यु हुई। अकबर और बीरबल बहुत प्रसिद्ध है, तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वो यूसुफ जाइयों के हमले में हुई थी। अकबर के बारे में कुछ और जानकारी, 1605 में एक बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया जिस पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। यह भी याद रखने लायक बात है कि उसका जो मकबरा है अकबर का, उसके ऊपर बौद्ध निर्माण कला का काफ़ी प्रभाव है। अकबर ने पुर्तगाली मिशनरियों को बुला करके धर्मशास्त्र पर चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्यों बनवाया? धर्मशास्त्र पर चर्चा के लिए। और किसको बुलाकर? तो पुर्तगाल के मिशनरी थे। अब यहाँ पर जो दूसरे विदेशी आक्रमणकारी हैं, पुर्तगाल, फ्रांसीस, डच, अंग्रेज, ये सब आना शुरू हो गए हैं। 1582 में उसने दीन ए इलाही धर्म चलाया। 1582 में एक नए धर्म की शुरुआत की उसने, दीन ए इलाही। इस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू राजा था वो बीरबल था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि दीन ए इलाही को मानने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? तो वो था राजा बीरबल। सूफी मत के चिश्ती को जो थे उनको संरक्षण दिया और लाहौर और आगरा में ईसाइयों के गिरजाघर बनवाए। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। ये जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत नाम से कैलेंडर भी जारी किया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जजिया कर शुरू हुआ था और अभी हम पढ़ रहे हैं जजिया कर समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से 1584 तक शाही राजधानी रही, जिसका बुलंद दरवाज़ा अकबर के गुजरात विजय स्मारक स्वरूप बनाया गया। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो गुजरात विजय की याद में बनाया गया है। अकबर के बाद उसका पुत्र राजा बनता है जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक 22 वर्ष इसका शासनकाल। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा। शेख सलीम चिश्ती हुए थे। अकबर ने चिश्ती संप्रदाय के लिए काफ़ी कुछ किया था और वो काफ़ी कुछ प्रभावित था, तो एक सलीम चिश्ती हुए थे, उनके नाम पर उसने जो उसका पुत्र था उसका नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चल करके जहांगीर नाम हुआ उसका। सलीम ने जब विद्रोह किया तो 1602 ईस्वी में अबुल फजल का उसने वध करवा दिया। सलीम ने विद्रोह किया था उसके पिता के सामने और उसमें जब उसके पिता ने अबुल फजल को भेजा था तो 1602 ईस्वी में उस अबुल फजल का सलीम ने वध करवा दिया था। 1605 में आगरा के किले में इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुगलों की सत्ता संभाली।
पहले उसका नाम था सलीम, परंतु 1605 में आगरा के किले में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, ये उसने अपना नाम उपाधि धारण की और वो मुग़ल की सत्ता संभाली उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। ये भी इसी पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे जब हम सिख धर्म के बारे में और सभी 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा, अपन पढ़ेंगे उसमें। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया उसने जहांगीर ने। 1611 में मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूरमहल नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरमहल नूरजहां का पहले नाम था मेहरुन्निसा और वो विधवा थी, और 1611 में उसने इससे विवाह किया और उसको नूरजहां की उपाधि दी। ब्रिटिश दूत हॉकिंस और सर टॉमस रो ये उसके दरबार में आए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अकबर ने पुर्तगालियों का इबादत खाना के संबंध में पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश दूत हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के बाद मुग़ल शासक होते हैं शाहजहां, 1627 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां का भी पहले नाम था खुर्रम, बचपन का नाम था इसका खुर्रम। 1612 में इसका विवाह आसिफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम था मुमताज़ महल, और मुमताज़ महल की याद में ही ताजमहल हम सब जानते हैं हमारे भारत में बना हुआ है, विश्व की धरोहर मुमताज़ महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसका विवाह शाहजहां से 1612 ईस्वी में हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। फरवरी 1628 में शाहजहां का राज्यारोहण हुआ। 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में इसने हराया था। 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में इसने हराया था शाहजहां ने। अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी हराया था। अहमदनगर को उसने अपने साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य में मिलाया, फिर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी हराया। 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। देखिए वायसराय शब्द आते ही हमारे दिमाग में अंग्रेज आ जाते हैं, तो ये जरा घुमाने फिराने के लिए एक प्रश्न आ सकता है कि दक्कन का वायसराय 1652 में कौन था, और इसमें ऑप्शन एक ही हो कि औरंगजेब, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि औरंगजेब कैसे हो सकता है, वायसराय तो अंग्रेज होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया था। फ्रेंच यात्री बर्नियर, ट्रेवनियर और इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के समय का वर्णन किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेंच यात्री यहाँ पर उस समय शाहजहां के समय आए थे। धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये उसका उत्तर है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। दारा, मुराद और शुजा को मार करके औरंगजेब स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। दारा शिकोह अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। दारा, मुराद और शुजा, इन तीनों को मार करके औरंगजेब स्वयं गद्दी पर बैठा था। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां औरंगजेब का पिता था और उसी पिता को उसने 1657 में आगरा के किले में कैद कर दिया था। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। फिर शाहजहां का पुत्र औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब ने शासन संभालने के बाद अपना साम्राज्य विस्तार किया और राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी ने 23 किले जयसिंह को दिए थे। ये भी हम मराठों के इतिहास में पढ़ेंगे इसी पाठ के अंतर कि छत्रपति महाराज शिवाजी के जो इतिहास रहा था उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने में है कि शिवाजी ने 23 किले जयसिंह को दिए थे और जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। राजा जयसिंह के प्रयासों से 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आए, पर षड्यंत्र की वजह से वह चतुराई से गुप्त रूप से निकल करके महाराष्ट्र चले गए थे। जयसिंह के बुलाने पर और उसके प्रयासों से ही छत्रपति महाराज शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आए, परंतु वहाँ षड्यंत्र की भनक लगी उनको और वो चतुराई से गुप्त रूप से वहाँ से निकल गए। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा किया
और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा किया। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया और 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। हिंदू व्यापारियों पर 5% का कर बढ़ाया। उसने जरोखा दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी उसने मरवा दिया। उसके पहले जहांगीर ने भी सिखों के गुरु को मरवाया था, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। 1707 में अहमदनगर में उसकी औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी, लीजिए अंग्रेज़ों का आगमन हो गया। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1711 में एक शिष्टमंडल भेजा, परंतु डाना जुलियाना डायस डाकोस्टा नामक एक ईसाई महिला थी, उसके प्रभाव से उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उस महिला के प्रभाव में आकर के 1712 से 1757 ईस्वी का मुगल दरबार षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बनकर रह गया। और इसके बाद हमको पता ही है अंतिम जो मुगल सम्राट हुए थे बहादुर शाह जफर। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। मुगल कालीन प्रशासन किस तरह से चल रहा था। यह व्यवस्था भारतीय और विदेशी प्रणाली का मिश्रित रूप थी, क्योंकि भारत में जो पहले से चल रहा था और ये जो आए उनसे मिल करके मुगल कालीन प्रशासन चला भारत में। बादशाह सर्वे सर्वा था और वज़ीर, जिसको वकील मुतलक कहते हैं, वो बादशाह के बाद बड़ा अधिकारी होता था। आज भी शतरंज में वज़ीर होता है। प्रधान सद्र मीर ए समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। वित्त विभाग का जो प्रमुख था उसको सद्र मीर ए समा ये नाम दिया था। प्रांत के बाद सूबे थे और अकबर के समय जो सूबे थे वो 15 थे, परंतु औरंगजेब के समय सूबे 21 हो गए थे। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, बित्तिकची, शिकदार, आमिल, फौतदार, कानूनगो यानी पटवारी का अधिकारी, इन सब के हाथों में था जिले का शासन। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी जात और समार में विभक्त थी। सेना मनसबदारी पर और मनसबदारी 2 भागों में विभक्त थी, जात और सवार में। दोस्तों ये जो पाठ है, इस पाठ में हमने अभी तक जो पढ़ा है, उसके बाद का जो आएगा वो अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साथ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।